हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर अलजेब्रा में कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे और आज के लेक्चर में भी हम बाकी बचे हुए कंसेप्ट वेक्टर अलजेब्रा के डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो सारे कंसेप्ट हैं ये बेसिकली ईएमएफटी को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था कि यहां पर हम कंप्लीट वेक्टर अलजेब्रा स्टडी नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सिर्फ वो बेसिक टर्म्स स्टडी कर रहे हैं जो हमारे लिए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जानना जरूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर से जब हम ईएमएफटी स्टार्ट करेंगे तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम बाकी बचे हुए बेसिक कंसेप्ट स्टडी करने वाले हैं। तो जो आपका फर्स्ट कंसेप्ट आज हमें स्टडी करना है वो है आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो बेसिकली यहां पर आपके टोटल 4 टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मैं वन बाय वन सभी को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहला जो मल्टीप्लिकेशन होता है आपका वो आपका होता है डॉट प्रोडक्ट। तो यहां पर डॉट प्रोडक्ट या जिसे आप स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हो, तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या होता है सबसे पहले हम यहां पर अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक है ये, आप जानते भी होंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफ में आप अंडरस्टैंड कर लो। तो देखो यहां पर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का इस तरीके से हम शो करते हैं ए डॉट बी, जहां पर ए और बी दोनों के दोनों आपके क्या है, वेक्टर हैं। और इसका जो आंसर होता है वो होता है आपका ए बी कॉस थीटा। तो यहां पर मैं वेक्टर ए वेक्टर बी इस तरीके से शो कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और यहां पर जो ए और बी हैं बेसिकली वो मॉड हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मॉड निकालना सिखाया था ना वेक्टर ए का, बस वही चीज है यहां पर। और थीटा क्या है आपका, ए और बी के बीच का एंगल है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां पर अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करूं डॉट प्रोडक्ट की, तो जो डॉट प्रोडक्ट आपका होता है ना वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप ए डॉट बी देखें तो वो इक्वल होगा बी डॉट ए के। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मतलब ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए सेकेंड, डॉट प्रोडक्ट जो होता है आपका वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। मतलब ए डॉट बी प्लस सी करते हैं तो आपका आंसर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव भी होता है और डॉट प्रोडक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। यह पॉइंट आपको क्लियर रखना है। इसके अलावा अगर मैं थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की यहां पर बात करूं तो यहां पर मैं आपको ना यूनिट वेक्टर्स जो होते हैं ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए एक्स ए वाई ए जेड, इनके बारे में समझाता हूं। आप देखिए, अगर यहां पर मैं ए एक्स डॉट ए एक्स करूं तो यहां पर आप समझिएगा यूनिट वेक्टर जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। तो आप देखिए ए डॉट बी कितना होता है, ए बी। तो ए और बी क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो 1 इंटू 1 और कॉस थीटा। कॉस थीटा आप समझिए, यहां पर मैंने क्या बोला था, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल है। तो आप देखिए ए एक्स और ए एक्स दोनों ही आपके सेम है ना, तो दो सेम यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। क्लियर है पॉइंट। तो cos 0, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। 1 इंटू 1 इंटू 1, cos 0 भी 1 ही होता है ना। तो आप देखिए ए एक्स डॉट ए एक्स कितना आ गया, 1 आ गया। सिमिलरली ए वाई डॉट ए वाई और ए जेड डॉट ए जेड, ये सारे के सारे आपके क्या होंगे, 1 होंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है स्टार्ट से ही। इसके अलावा यहां पर अगर हम डिस्कस करें ए एक्स डॉट ए वाई, तो ये कितना होगा आपका, आप खुद सोच के देखिए। है तो दोनों यूनिट वेक्टर ही, तो 1 इंटू 1 तो होगा, लेकिन x और y, ax और ay, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ax जो होता है वो x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, ay y डायरेक्शन में, az z डायरेक्शन में। तो सभी के सभी क्या होते हैं आपके, परपेंडिकुलर होते हैं ना। आप देखिए x और y परपेंडिकुलर हैं आपस में, दैट मींस इनके बीच का एंगल क्या होता है आपका, 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर मींस तो cos 90 कितना होता है आपका, 0। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ax डॉट ए वाई 0, तो ay डॉट ax भी क्या होगा, 0, ax डॉट az भी 0 होगा, ay डॉट az भी 0 होगा। मतलब देखो आपको पॉइंट क्या माइंड में रखना है कि अगर आप दो सेम यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आंसर 1 आएगा, दो अलग अलग को करते हो तो आंसर 0 आएगा। यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। यह पॉइंट हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है,
ताकि हम ना a डॉट b को डायरेक्टली कर सके। आप देखो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज वेक्टर a आपको इस तरीके से दिया हुआ है 2ax माइनस 3ay प्लस az। वेक्टर b आपको दिया हुआ है ax प्लस 2ay प्लस 3az। ठीक है, अब सपोज करो अगर आपको a डॉट b करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखो आपको पता है कि आपको दोनों का डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करना है, तो आपको यहां से ये नॉलेज है कि सेम का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, अपोजिट का 0 होता है। तो आप खुद सोचो, है तो डॉट प्रोडक्ट भी मल्टीप्लीकेशन ही ना। तो आप देखो जब आप 2ax का इन तीनों के साथ करोगे तो आप देखो ax डॉट ax 1 हो जाएगा, लेकिन ax डॉट ay 0, ax डॉट az 0। उसी तरीके से ay डॉट ax 0, ay डॉट ay 1, ay डॉट az 0। इसका मतलब क्या है कि आपको सबको सबके साथ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ ax डॉट ax करना है, ay डॉट ay करना है और az डॉट az करना है, क्योंकि बाकी बचे तो सब 0 ही होने हैं ना। तो वो भी एक और पॉइंट, ax डॉट ax तो 1 ही होना है, मतलब उनके सामने के जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो बस। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 हो गया, फिर माइनस 3 इंटू 2 तो माइनस 6, फिर प्लस 1 इंटू 3 तो कितना हो गया 3। आप देखो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 1 इंटू 3, आप लिख दो, जो आंसर आ रहा है उसको मेंशन कर दो। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो बहुत ईजी होता है आपका डॉट प्रोडक्ट, आप काफी आराम से समझ सकते हो और एग्जाम में आंसर भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसका एक और फायदा भी है, आप यहां से इस सारे कैलकुलेशन का यूज करके थीटा की वैल्यू भी अचीव कर सकते हो। आप देखो अगर आपको a डॉट b पता है और ab पता है, ab मतलब मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b, तो आप यहां पर थीटा की वैल्यू अचीव कर सकते हो। मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम भी करा दूंगा बाद में। तो ये आपका होता है डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड प्रोडक्ट जो हमारा होता है वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे उसका आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। जैसे कि देखो यहां पर जो स्केलर प्रोडक्ट था, आंसर देखो फाइनल आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर लेने के बाद आंसर आपको स्केलर मिलता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है, देखो इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। और इसका आंसर क्या होता है, तो आप देखो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा होता है यहां पर, और साथ में ना an, क्योंकि ये वेक्टर है, ये बात ध्यान रखना होगा। डॉट प्रोडक्ट में देखो आंसर क्या आया था, ए बी कॉस थीटा, कोई डायरेक्शन नहीं था साथ में, कोई यूनिट वेक्टर नहीं था, क्योंकि वो स्केलर प्रोडक्ट था ना। ये आप देखो ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो साथ में क्या होगा, ए एन। अब ये ए एन है क्या, स्टार्ट से ही समझना है हमें ना, ध्यान रखना, देखो ध्यान से सुनना। ए एन जो है ना आपका वो यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, तो उस प्लेन के नॉर्मल है जो कि ए एंड बी कंटेन करता है। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से आपको? तो यहां पर ए एन जो होगा बेसिकली वो आपका नॉर्मल टू द प्लेन होगा विच कंटेन्स ए एंड बी। अब यहां पर आप देखो, अगर मैं ए क्रॉस बी कैसे अचीव करते हैं आपको यह सिखा दूं। यहां पर डॉट प्रोडक्ट आपने देखा था, बहुत इजी था कैलकुलेट करना, जो मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया। क्रॉस प्रोडक्ट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप देखो यहां पर देखो a क्रॉस b, तो ax ay az ये आपके यूनिट वेक्टर्स हो गए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। फिर आप क्या करोगे, लेट सपोज आपका जो a है, a आपका कुछ ऐसा है, मैं यहां पर स्टैंडर्ड नोटेशन ले लेता हूं आपके लिए। तो a ax ax ay ay az az है, और जो आपका b है वो है आपका bx ax प्लस by ay प्लस bz az। तो a क्रॉस b आप कैसे लिखेंगे, पहले आप यूनिट वेक्टर लिखेंगे फर्स्ट रो में, उसके बाद आप देखिए लिखेंगे कैपिटल ax कैपिटल ay कैपिटल az, फिर कैपिटल bx कैपिटल by और कैपिटल bz। सिंपल, बस आपको डिटरमिनेंट ही कैलकुलेट करना है, और आई होप आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आता होगा, और इसके लिए भी मैं आपको एक प्रॉब्लम करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका a क्रॉस b हो गया। अब यहां पर इसकी अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज आपकी क्या क्या होती है, तो आप देखो ये जो आपका होता है a क्रॉस b, ठीक है, वो आपका इक्वल नहीं होता है b क्रॉस a के।
बेसिकली अगर आप बात करोगे ना तो A क्रॉस B आपका इक्वल होता है माइनस B क्रॉस A के। तो बेसिकली ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, ये एंटी कम्यूटेटिव है। आप देखो कम्यूटेटिव का मतलब क्या मैंने सिखाया था A डॉट B में, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, जबकि यहां पर ऑर्डर को चेंज करने से इक्वल नहीं आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। तो क्या बोलोगे? एंटी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा आपका क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहां पर देखो सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप A क्रॉस B क्रॉस C लेते हो, ठीक है, तो वो आपका कहीं से भी इक्वल नहीं होगा A क्रॉस B क्रॉस C के। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कर सकते आप कि जैसे आपको A क्रॉस ब्रैकेट में B क्रॉस C बोला है, तो आप ब्रैकेट में पहले A क्रॉस B, मतलब पहले A क्रॉस B कर लो। ब्रैकेट का मतलब क्या है कि पहले A क्रॉस B करो फिर आप C से क्रॉस करो, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और लास्ट अगर यहां पर मैं बात करूं प्रॉपर्टी की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने डॉट प्रोडक्ट में भी स्टडी करी थी, वो सेटिस्फाई करता है ये। मतलब अगर आप A क्रॉस B प्लस C करते हैं तो आप लिख सकते हैं यहां पर A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, कम्यूटेटिव को नहीं करेगा, एसोसिएटिव को नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव को करेगा। इसके अलावा एक और पढ़ लेते हैं, वो जो यूनिट वेक्टर वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। आप देखो, अगर यहां पर मैं मेंशन करूं AX क्रॉस AX यूनिट वेक्टर, तो आप देखो फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला AB 1 इंटू 1 साइन 0। AX और AX के बीच का एंगल क्या होगा? 0 होगा ना। बात खत्म हो गई यहीं पर। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। उसके बाद देखो AY क्रॉस AY भी 0 और AZ क्रॉस AZ भी 0। और यहां पर अब अगर मैं डिफरेंट कंसीडर करूं तो AX क्रॉस AY ये कितना होगा? आप देखो यहां पर 1 इंटू 1 और X और Y के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। तो 1 इंटू 1 साइन 90 1, तो तीनों 1 हो गए। अब AN क्या होगा? तो आप देखो यहां पर मैंने आपको क्या बोला था? नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स A एंड B। इसका मतलब क्या है? आपको ना ये देखना है कि यहां पर A क्या है? AX है, B क्या है? AY है। तो उस प्लेन के नॉर्मल होने वाला है, ठीक है ना, X और Y प्लेन के बेसिकली। तो X और Y प्लेन के दोनों के नॉर्मल कौन होगा? खुद सोच के देखो। जो थर्ड वाला है Z, ठीक है ना, दोनों के नॉर्मल सिर्फ Z ही हो सकता है ना। तो आंसर क्या आएगा आपका? AZ। उसी तरीके से अगर आप AY क्रॉस AZ करते हो तो आंसर आ जाएगा AX। और उसी तरीके से अगर आप AZ क्रॉस AX करते हो तो आंसर क्या होगा? AY। ठीक है, लेकिन यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या बात है कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता। दैट मीन्स अगर आप X क्रॉस Y कर रहे हो तो Z आ रहा है, वो ठीक है, लेकिन अगर आप AY क्रॉस AX करते तो वो माइनस AZ आता। अब देखो मैंने लिखा है यहां पर, तो फिर आप कैसे याद रखोगे कि पहले X लेना है कि पहले Y लेना है? सिंपल, आप देखो क्या करो, आप यहां पर ना ऐसे एक सर्कल बना लो, AX, उसके बाद यहां पर AY, उसके बाद यहां पर AZ। इस तरीके से आप एक सर्कल बना लो और क्लॉकवाइज मूवमेंट रखो अपनी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप देखो X Y, आंसर क्या होगा? Z। फिर आप देखो Y Z, आंसर उसका अगला वाला X। फिर देखो Z X, आंसर क्या होगा? Y। मतलब देखो आपको श्योरिटी है यहां से कि X के बाद तो Y ही आएगा, तो X के बाद Y ही आएगा और उसका आंसर क्या हो जाएगा? Z। आंसर तो आपको वैसे भी पता है ना, आंसर तो थर्ड वाला ही होना है। वैसे ही देखो Y के बाद Z आएगा, वैसे ही देखो Z के बाद X आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस आप इस तरीके से याद रख सकते हो क्लॉकवाइज सर्कल बना के। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है पॉइंट? और क्रॉस प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपको हर हाल में माइंड में रखनी है। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये कोई सब्जेक्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये जस्ट सब्जेक्ट के लिए प्री रिक्विजिट है सारी की सारी। नाउ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या होता है? देखो नाम से क्लियर है, फिर से स्केलर मतलब इसका आंसर जो है स्केलर आएगा। तो आप समझो अब फिर से देखो,
इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ट्रिपल का मतलब क्या था, 3 वेक्टर होंगे ए बी सी, तो बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। हम इतना तो समझ गए हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है, मतलब उसका आंसर जो आता है वेक्टर आता है, ठीक है। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसका आंसर क्या होता है, स्केलर। तो आप देखो ए वेक्टर है, बी क्रॉस सी भी एक वेक्टर है। मैं एक न्यूमेरिकल करा दूंगा, सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। और तो एक वेक्टर, बी क्रॉस सी भी वेक्टर, तो वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, स्केलर होगा। तो बेसिकली यहां टोटल 3 वेक्टर थे इसलिए ट्रिपल, और फाइनल आंसर स्केलर होगा इसलिए स्केलर यहां मेंशन है, ठीक है। तो वैसे ही आप ऐसे कर सकते थे, बी डॉट सी क्रॉस ए, और यहां ले सकते थे सी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये आपका यहां पर तीनों का तीनों इक्वल होता है, ठीक है। यहां पर भी आप सीक्वेंस ऐसे याद रखना चाहो तो ए बी सी ए सी ए बी, ठीक है, वही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। क्लियर। सो यहां पर अगर मैं आपको फॉर्मूला शो कर दूं तो आप देखो ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, आप कैसे निकालते हो, आपको पता है फाइनल आंसर आपका स्केलर ही होना है। तो यहां पर देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और सी एक्स सी वाई सी जेड। ये जो कैपिटल में मैंने लिखा है आप जानते हो क्या है, ठीक है ना। जो आपका ए एक्स ए वाई ए जेड है वो आपका वेक्टर ए के एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट है, सिमिलरली वेक्टर बी, सिमिलरली वेक्टर सी के, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर पाओगे। सिंपली बस आपको यहां पर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और कुछ भी नहीं। पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करने के बाद लास्ट जो आपका प्रोडक्ट होता है वो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो 4th नंबर है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेसिकली ट्रिपल है, इसका मतलब ये तो क्लियर है फिर से आपको कि ए बी सी तीनों के तीनों वेक्टर आएंगे और वेक्टर है। तो बस देखो यहां पे क्या होगा, डॉट की जगह क्रॉस करना है, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इस तरीके से आप तीनों को इक्वल नहीं लिख सकते हो ना, जैसे आपने यहां लिखा हुआ था, यहां नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में जाकर देखोगे तो आपको वहां दिखाई देगा, मैंने आपको क्या क्या बताया था कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती है क्रॉस प्रोडक्ट में, इसके अलावा कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई नहीं होती है। तो उन सारी चीजों को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से आप यहां पर मेंशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है अब आप यहां देख लो, देखो बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। तो अगर आप देखोगे तो ए डॉट सी क्या है, स्केलर, तो वेक्टर इंटू स्केलर, आंसर क्या होगा, वेक्टर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको पार्ट 1 याद हो, मैंने क्वेश्चन कराया था 2a माइनस बी, तो वेक्टर a में मैंने 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो भी वेक्टर ही था ना। तो यहां पर भी जब आप a डॉट सी करोगे आपको कोई स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी, उसको आप वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, फाइनली वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर माइनस वेक्टर, आंसर वेक्टर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब मान लो आपको कुछ ऐसा दे दे, ठीक है, B क्रॉस C क्रॉस A, ठीक है, तो आप बस देखो A की जगह B कर देना, B की जगह C, इस तरीके से सिचुएशन आप बना सकते हो अपनी। तो आपको बस ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। मैं कैसे याद रखता हूं, देखो इसको आपको याद ही रखना है। मैं कैसे याद रखता हूं, यहां पर देखो जब आपको इस तरह का सिचुएशन दिया हो तो आप क्या करो, पहले फर्स्ट वाले को बाहर करो और जो बाकी दोनों बचे डॉट प्रोडक्ट, फिर माइनस सेकंड वाले को बाहर करो, बाकी दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ये याद रखना जरूरी है आपके लिए। ये फॉर्मूला आप देखोगे, वैसे तो आप चीजों को वैल्यू लेकर प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप प्रूफ करने नहीं जाओगे ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, और ना ही सब्जेक्टिव एग्जाम में आप प्रूफ करने जाओगे अगर आपसे कोई और क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको ये फॉर्मूला माइंड में रखकर चलना है। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको इसलिए बताए भी नहीं है बेसिक्स में, जो बहुत जरूरी है सिर्फ वही बताए हैं। तो ये फॉर्मूला आप दिमाग में रख के चलो, आप देखोगे आगे ईएमएफटी के सिलेबस में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका यूज होता जाएगा। रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह नोट करके रखना है, और जब जब यूज होगा आप बस यूज करते जाओ, अपने आप याद हो जाएगा। मेन यूज हमें आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब आप देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ये चारों प्रोडक्ट पढ़ लेने के बाद
एक और कंसेप्ट रह गया है बेसिक्स में जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक दो प्रॉब्लम, फिर आपका बेसिक्स यहां पर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। इसे भी आप समझ लो अच्छे से। तो बेसिकली जो आप अभी वेक्टर प्रोडक्ट स्टडी किए हो उसका जो मेन एप्लीकेशन है ना वो यही है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। तो लेट्स सपोज आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए। अब आप उसका ना कंपोनेंट निकालना चाहते हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं फिर से रिपीट करता हूं बात को। आपके पास एक वेक्टर ए है, उसका आप कंपोनेंट निकालना चाहते हो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो वो जो कंपोनेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो ना वेक्टर ए का, वो स्केलर कंपोनेंट भी कर सकते हो और वेक्टर कंपोनेंट भी कर सकते हो। तो दोनों के लिए मैं आपको सिखा देता हूं। यहां पर आप देखो, अगर यहां पर मैं बात करता हूं स्केलर कंपोनेंट की, तो स्केलर कंपोनेंट क्या होगा आपका? वेक्टर ए का स्केलर कंपोनेंट अगर मान लो मैं ए बी डिनोट करूं तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट स्मॉल ए बी। ठीक है, आप सारी सिचुएशन अच्छे से समझ लो। मैं फिर से लाइन को रिपीट कर रहा हूं। मैं क्या चाहता हूं यहां पर? स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो इसका नाम मैंने ए बी दिया, नाम पे मत जाओ, मेन फाइनल आंसर देखो। तो ये वेक्टर ए है, मैंने डॉट प्रोडक्ट किसके साथ किया? स्मॉल ए बी के साथ। स्मॉल ए बी क्या शो करता है आपका? यूनिट वेक्टर ऑफ बी। यूनिट वेक्टर हम किस लिए निकालते हैं? ताकि हम डायरेक्शन अचीव कर पाए। तो आप देखो ये बेसिकली अगर आप इसको समझो ध्यान से तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ बी शो कर रहा है एक तरह से। ठीक है, और मैंने आपको यही तो बोला ना कि हमारा टारगेट क्या है कि आपको वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो आप डायरेक्शन ऑफ बी मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ बी कैलकुलेट करो और वेक्टर ए डॉट ए बी करो। तो ये स्केलर कंपोनेंट कैसे है? अभी अभी तो हमने पढ़ा है कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो आपको स्केलर मिलता है। ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये आपका कहलाता है स्केलर कंपोनेंट। यहीं से अब अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट अचीव करूं तो क्या होगा? देखो इसको मैं ऐसे वेक्टर बना देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी रहे। देखो आप पहले ना स्केलर ही कैलकुलेट करो। आप देखो वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड यहां से मिल गया, स्केलर वैल्यू यहां से मिल गई, डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में भी एक क्वेश्चन कराया था ऐसा वाला, जहां पर हमने मैग्नीट्यूड हमें एक्चुअल में गिवन था 6, अगर आपको याद हो, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर फॉलो किया है तो, और हमने डायरेक्शन कैलकुलेट किया था। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, सिंपल। तो आप देखो यहां से मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन तो बी वाला ही है ना। आपको करना क्या है? आपको यहां पर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो ये था स्केलर और ये था वेक्टर। तो वेक्टर के लिए क्या करोगे? पहले ए डॉट ए बी करोगे, उसके बाद ए बी से ही मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हो गया? तो ये आपका होता है प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। क्लियर अच्छे से? इसमें कुछ एक आध टर्म मैं आपको और बता देता हूं। आप देखो यहां पर अगर मैं बात करूं, लेट सपोज ए माइनस ए बी। ठीक है, अगर मैं ए माइनस ए बी करूं तो वो आपको क्या देता है? वो देता है आपका वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी? ये होगी वेक्टर कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू बी। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप वेक्टर कंपोनेंट निकालो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो आप सिंपली क्या करोगे? ए माइनस ए बी कर दोगे। ए बी क्या है? ए बी है आपका वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है ना, स्केलर प्रोजेक्शन फिर वेक्टर प्रोजेक्शन निकाला। वेक्टर प्रोजेक्शन देखो आपने वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए निकाला इन द डायरेक्शन ऑफ बी और उसको आपने ए से सबट्रैक्ट कर दिया। तो आपको कौन सा वेक्टर कंपोनेंट मिल गया? परपेंडिकुलर टू बी मिल गया। पहले आपने डायरेक्शन ऑफ बी निकाला, आप पढ़ तो रहे थे डायरेक्शन ऑफ बी निकालने का। ठीक है ना, वेक्टर कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो आपने पहले ए का वेक्टर कंपोनेंट निकाला इन द डायरेक्शन ऑफ बी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसको माइनस कर दिया वेक्टर ए से ही, तो आपको मिल गया परपेंडिकुलर टू बी। तो पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो यहां पर आप देखो आपने सारे के सारे ना बेसिक टर्म्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपने स्टडी कर ली है। देखिए रिक्वायर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने सिर्फ आपको उतना ही बताया जितना आपको रिक्वायर्ड है।
ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर कुछ एक दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज जो हमने स्टडी किया उसके ऊपर, और फिर हम यहां पर बेसिक को स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो ये आपकी यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम है। इसमें आपको स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी। पॉइंट क्लियर है अच्छे से? तो मैंने नेम भी सेम लिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आप देखो यहां पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? तो स्केलर कंपोनेंट अगर आपको ए का चाहिए तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, ए डॉट स्मॉल ए बी। तो ऑब्वियस सी बात है जो स्मॉल ए बी है आपका वो क्या है, यूनिट वेक्टर ऑफ बी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहां पर यूनिट वेक्टर ऑफ बी अचीव करेंगे। तो आप देखो आपको बी कितना गिवन है, 2ax माइनस ay प्लस 2az। और अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है, आप क्या करोगे, आप सिंपली यहां पर वेक्टर बी को डिवाइड कर दोगे उसके मॉड से। तो देखो मॉड कितना आएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब 4 ही हो जाएगा। तो 4 प्लस 1 5 प्लस 4 9, तो अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा, 3। तो यहां पर आप देखो जो आपका ए बी है वो आ गया है 2ax माइनस ay प्लस 2az डिवाइडेड बाय 3। ये आपको यहां पर मिल गया है ए बी, यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, नेक्स्ट टारगेट आपका ये है कि आप स्केलर कंपोनेंट निकाल लो। तो ए डॉट ए बी ये आपका होता है स्केलर कंपोनेंट, जो फॉर्मूला मैंने अभी अभी आपको समझाया है। तो आप देखो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए बी। तो आप देखो मैंने अभी अभी आपको डॉट प्रोडक्ट भी सिखाया था। तो ax डॉट ax 1 हो जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, 2 इंटू 2/3 मतलब बचेगा 4/3। फिर यहां पर ay है नहीं तो करने से कोई फायदा ही नहीं है, आंसर 0 रहेगा। फिर देखो az डॉट az 1 हो जाएगा। तो यहां पर -1 है, यहां पर प्लस 2/3 है। तो कितना बचेगा आपका आंसर, -2/3। तो 4/3 माइनस 2/3 आंसर कितना आएगा आपका, 2/3 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से? इसके बाद अब आप यहां पर निकालोगे वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो आपने स्केलर कंपोनेंट अचीव कर लिया है। इसके बाद अब आप वेक्टर कंपोनेंट निकालोगे। तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया है आपको, बस आपको करना क्या है, ए डॉट ए बी में फिर से स्मॉल ए बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए डॉट ए बी कितना आया है, 2/3 आया है। तो इस 2/3 को स्मॉल ए बी से मल्टीप्लाई कर दो, बस और कुछ नहीं करना। तो आप देखो 2/3 इंटू 2/3 कितना हो जाएगा, 4/9 ax माइनस 1/3 इंटू 2/3 तो कितना हो जाएगा, -2/9 ay। फिर 2/3 इंटू 2/3 प्लस 4/9 az। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको कि कितना ज्यादा इजी है। आप देखो जब आपने स्केलर कैलकुलेट किया तो जस्ट एक वैल्यू मिली थी 2/3, ठीक है, और जब आपने वेक्टर कंपोनेंट कैलकुलेट किया तो आपको एक वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो आप इस बात को समझो। देखो आपको ना सिर्फ फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर ये नहीं है कि आपको कैलकुलेशन आ गया, आपको समझना होगा कि ये शो क्या कर रहा है। यहां पर आपके पास कोई वेक्टर ए था, आपने वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाला है, सिर्फ एक कंपोनेंट निकाला है, पूरा वेक्टर ए नहीं है। वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में क्या था ये आपने अचीव किया। अब आप चाहते तो यहां से और क्या अचीव कर सकते थे कि वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर हो। तो आप कैसे निकालते हैं, यहां पर वेक्टर ए माइनस दिस वैल्यू जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो वेक्टर ए का एक कंपोनेंट ये निकाला जो बी के डायरेक्शन में था, वेक्टर ए का दूसरा कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर हो वो कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस। क्लियर हो गया अच्छे से? तो ये थी आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। यहां पर आपको ए और बी दो वेक्टर्स गिवन है और आपको क्या बोला है कि आप इन दोनों के बीच का एंगल अचीव करो। ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो स्टडी किया था ना, उसमें आप देखो कॉस थीटा साइन थीटा आपको दिखाई दिया था। वही कंसेप्ट मैं आपके साथ यहां पर वापस से डिस्कस करने वाला हूं। आप देखो
यहां पर अगर हम सॉल्यूशन में जाएं तो बेसिकली टोटल 2 मेथड हो सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, जहां पर आपको ए और बी के बीच का एंगल अचीव करना है। तो आप देखो, अगर मैं पहले आपको डॉट प्रोडक्ट से शो करूं तो ए डॉट बी हमने क्या स्टडी किया था, ए बी कॉस थीटा। तो आप देखो यहां से आप ना कॉस थीटा अचीव कर सकते थे बड़े आराम से। क्या होता, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ए और बी क्या होता है आपका, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये याद है आपको अच्छे से। तो आप देखो इससे आप कॉस थीटा अचीव कर लो और उससे थीटा निकल जाएगा कॉस इनवर्स करके। मैं आपको पूरा आंसर दिखाऊंगा दोनों मेथड से, जिससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। तो आप देखो यहां से जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी ए डॉट बी, बहुत इजी है, हमें आता ही है, हमने अभी भी डिस्कस किया था। तो ए एक्स डॉट ए एक्स 1 होता है, तो क्या बचेगा आपका 2, फिर -1 इंटू 2 तो कितना होगा -2, फिर 3 इंटू 1 तो +3। यहां 2 कैंसल ही हो गया वैसे। और देखो मॉड ऑफ ए कितना होगा, देखते हैं यहां पर, √4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9। उसी तरीके से यहां पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3/√14 और √6। ठीक है, तो यहां से आपको कॉस थीटा मिल गया। अब हम यहां पे थीटा निकाल सकते हैं, कॉस इनवर्स 3/√14 √6 करके। मैं अभी आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहां पर मेथड नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो आप देखो मेथड नंबर 2 क्या होगा, जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट स्टडी किया था ना, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा ए एन। एक्चुअल में ये क्वेश्चन लेने का रीजन ही यही था कि मैं आपको ना ए क्रॉस बी एक बार कैलकुलेट करना सिखा दूं। ठीक है, तो आप देखो यहां पर अगर आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो सबसे पहला टास्क आप क्या करो ना, आप क्या करो, यहां पर आप सबसे पहले मॉड ले लो। तो दोनों साइड अगर आप मॉड लोगे तो आप देखो यहां पर जो ये ए क्रॉस बी आपको दिखाई दे रहा है, ए क्या है, मॉड ऑफ ए है, बी क्या है, मॉड ऑफ बी है, मतलब ऑटोमेटिकली ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज ही हैं। साइन थीटा भी कोई ना कोई आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो एन एक तरह से आपका डायरेक्शन शो कर रहा था, यहां पर यूनिट वेक्टर है। तो जब आप मॉड लोगे तो यूनिट वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आप देखो अब साइन थीटा आपका निकल जाएगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब आप देखो यहां से आप सबसे पहले ए क्रॉस बी अचीव करो। तो ए क्रॉस बी कितना होगा, देखो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखाया हुआ है ना, आप अपने नोट्स में जाके चेक कर लो। देखो स्टार्ट से ही आपको ना जो चीजें आपको नहीं पता है उनके नोट्स आप बनाते चलो, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। स्पेशली जब नेक्स्ट लेक्चर से आपका फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा EMFT का, तब तो आप यकीन मानो आपको बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे मिलेंगे जो आपको पहले से नहीं पता होंगे। तो आपको हर एक चीज नोट करते हुए चलना है जो आपको नहीं पता है। तो यहां पर आप देखो आप ए क्रॉस बी, तो मैंने क्या फॉर्मूला लिखाया था, AX AY AZ, उसके बाद देखो 2 -1 3 फिर 1 2 और 1। फिर आपको मैंने क्या बोला था, सिंपली आप बस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर आपको ये सीखना भी है तो मैथ्स वाली वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप देखो ए क्रॉस बी, यहां पर मैं फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर रहा हूं, तो कितना होगा AX दिस इंटू दिस -1 और दिस इंटू दिस, तो ये कितना हो जाएगा -1 -6 तो -7, फिर -AY दिस इंटू दिस मतलब 2 2 -3, ये कितना होगा -1, फिर +AZ, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 1 5। आपको यहां पर क्या अचीव करना है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। देखो आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये ए क्रॉस बी कौन सा वेक्टर है, आपको मॉड निकालना है, मतलब इस वेक्टर का मॉड निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर का मॉड निकालना तो हमें आता है ना, हमने कई बार देख रखा है। कितना हो जाएगा, √ दिस स्क्वायर मतलब 49 प्लस दिस स्क्वायर मतलब 1 प्लस दिस स्क्वायर मतलब 25। देखो जब आप मॉड निकालते हो ना तो आपको माइनस प्लस से कोई मतलब ही नहीं है,
क्यों? अंडर रूट के अंदर हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर होना है, तो हर एक चीज आपकी प्लस होनी ही होनी है। तो आपने मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अचीव कर लिया, बस अब वैल्यू पुट कर दो। आप वैल्यू क्या है देखो, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 75, ठीक है, 49 प्लस 1 50, 50 प्लस 25 75, और मॉड ऑफ ए ऑलरेडी है हमारे पास और मॉड ऑफ बी भी ऑलरेडी है। तो ये आपके दोनों आंसर आ गए। तो जैसे मैंने बोला थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स दिस, वैसे ही थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस। तो मैं कैलकुलेटर से अब कैलकुलेट करके आपको शो करता हूं। अगर हमने कैलकुलेशन सही किया है, ठीक है, तो दोनों आंसर आपके बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो आप देखो यहां पर आपका क्या है, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6। तो ये वैल्यू आपकी आ रही है 0.3273। इसका अगर मैं कॉस इनवर्स अचीव करूं तो ये वैल्यू मेरी आती है 70.89 डिग्री। ये मैंने डिग्री में आंसर आपको निकाल के दिखाया है। सिमिलरली यहां पर ये वैल्यू जो है, यहां से भी मैं थीटा अचीव करने की कोशिश करता हूं। हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स करना होगा इसका। तो अंडर रूट 75 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 6। तो ये वैल्यू मेरी आ रही है 0.944। इसका अगर मैं यहां पर करूं साइन इनवर्स तो ये वैल्यू मेरी एग्जैक्ट वही आ रही है 70.89 डिग्री। तो यस, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। वैसे एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे भी हो सकती है, तो कभी भी मिस्टेक हो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बता देना। अगर कैलकुलेशन कोई मिस्टेक होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें अपनी हैबिट इस तरीके से रखनी है कि हम कैलकुलेशन मिस्टेक कम से कम करें। देखो, कैलकुलेशन मिस्टेक ही ना एक्चुअल में सिली मिस्टेक के अंडर आती है। अगर आपको पूरा कंसेप्ट पता है और सिर्फ आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करके आ गए तो एग्जाम में उससे ज्यादा खराब कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन में लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है। सारे क्वेश्चन को कोशिश करनी है कि जब आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा लास्ट तक आंसर निकालने की कोशिश करनी है। हम क्या सोचते हैं, अरे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, ऐसे कर करके हम स्किप करते जाते हैं, हम प्रैक्टिस करते ही नहीं है कैलकुलेशन की, और एग्जाम टाइम में वही भारी पड़ जाता है। तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस स्टार्ट से ही रखो। और जैसा मैंने बोला, नेक्स्ट लेक्चर से हम एमएफटी स्टार्ट करेंगे, तो उसे आप रेगुलरली फॉलो करना। जहां भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके पूछ सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहां पर जो भी पॉइंट नहीं पता होंगे आप नोट्स बनाते चलना। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो आप खुद से नोट्स बनाते हो ना, वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपकी लाइफ टाइम आपके लिए यूजफुल रहेंगे। मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे आज से 10 to 12 ईयर्स पहले, वो आज तक मेरे लिए काम आते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।